हाँ जी, हम लाइव पर हैं। हरिओम, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का शाश्वत योग सभा के इस वर्चुअल प्रांगण पर एक बार पुनः मैं योग साधक रोशन पाठक हृदय से स्वागत करता हूं व अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि शाश्वत योग सभा द्वारा प्रत्येक सप्ताह गुरुवार संध्या 8 से 9 के बीच एक विशिष्ट सत्र का आयोजन होता है, जिसमें योग से और प्राकृतिक चिकित्सा व भारत की चिकित्सा पद्धतियों के संबंधित विशेषज्ञ आते हैं और हम सभी का ज्ञानवर्धन करते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः हम सभी उपस्थित हुए हैं और इस बार हमारे बीच में हमारे विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान योगाचार्य सुधाकर भारद्वाज जी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है सुधाकर जी। हरिओम। मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आप सभी को सुधाकर जी से। वैसे तो हम सभी उनसे परिचित हैं क्योंकि वो हमारा ही हमसे जुड़े रहे हैं बहुत पहले से। तो सुधाकर जी, आप पीजी डिप्लोमा इन योगा हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर से, और गांधी भवन दिल्ली विश्वविद्यालय में आप योगा एंड मेडिटेशन के एलुमनाई भी रह चुके हैं। आपने वहाँ से प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और योगा टीचर ट्रेनिंग भी आपने किया योग मंदिरम ट्रस्ट, जो कि दिल्ली में एक बहुत ही जाना माना एक ट्रस्ट है। और आपने योगा गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति, जो कि दिल्ली में ही है, जिसमें कि नेचुरोपैथी और योग को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ से भी आपने योग और डिप्लोमा से संबंधित आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय से ही आपने फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी शॉर्ट टर्म कोर्स किया और पिछले कई वर्षों से योग के क्षेत्र में आप बतौर शिक्षक, बतौर योग साधक, बतौर योग चिकित्सक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। एक बार पुनः पूरे शाश्वत योग सभा की ओर से मैं आपका इस शाश्वत परिवार में, आपके अपने परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद सर। और पूरे सभा को मेरा सादर प्रणाम है। धन्यवाद धन्यवाद सुधाकर जी। मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो विषय है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। आज योगा फॉर फिटनेस, इस विषय के ऊपर सुधाकर जी प्रकाश डालेंगे और हम सभी को एक स्वस्थ जीवनचर्या के लिए योग किस प्रकार योग की भूमिका होती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि शाश्वत योग सभा की एक परंपरा है और वो परंपरा है एक भजन संध्या की। तो बिना भजन संध्या के सभा के सत्र की शुरुआत नहीं होती। तो आज के भजन संध्या के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर रोहिणी गौतम जी, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और योग साधिका हैं और एक कुशल योगाचार्य के रूप में भी आप लंबे समय से कार्य कर रही हैं। तो हमें ज़्यादा समय न लेते हुए उनको भजन संध्या के लिए बुलाना चाहूँगा और उसके बाद एक विशेष जानकारी साझा करना चाहूँगा और फिर हम इस सत्र को शुरू करेंगे। नाउ ओवर टू डॉक्टर रोहिणी मैम। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी स्पष्ट है। ओके, कुछ नेटवर्क का इशू तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज एकदम स्पष्ट है मैम, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। नमस्कार सभी को। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं
राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मैया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, मैया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोहिणी जी। बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति आपने अभी की। और भजन के जब बोल ही ऐसे हों कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, तो इतना चर्चित ये भजन है। और बड़े दिनों बाद ये भजन मैंने स्वयं भी सुना आज, और शाश्वत योग सभा में ही ऐसा सौभाग्य मिल पाता है कि इतने सुंदर सुंदर भजन हमें सुनने को मिलते हैं। तो एक बार हृदय से आभार आपको। तो अब सत्र में ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं सुधाकर जी के पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना ज़रूर देना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी को पता है कि शाश्वत योग सभा द्वारा प्रतिदिन योग की नित्य कक्षाएं दी जा रही हैं। और हमारी एक सीरीज लगभग कंप्लीट हो चुकी है ऑनलाइन योगा क्लासेस फॉर होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग की। और आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इसका सेकंड पार्ट यानी कि दूसरा सेशन 16 अगस्त से शाश्वत योग सभा लॉन्च कर रहा है। यानी कि 16 अगस्त से एक नए सेशन की शुरुआत होगी, जो कि इस बार 21 दिन का ना होकर एक महीने का रहेगा। तो आप में से जो भी प्रतिदिन प्रातःकाल योगाभ्यास में जुड़ना चाहते हैं और किसी कारणवश पिछले अभ्यास में नहीं जुड़ पाए, तो 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है। और कल सुबह ही ये सारी जानकारियाँ अलग अलग स्तर पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे और प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर दी जाएगी। तो आप में से जो भी जुड़ना चाहे और आपके सगे संबंधी परिवार में या मित्र गणों में कोई भी जुड़ना चाहे, तो वो जुड़ सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए एक अवसर है। तो इसी के साथ मैं अब योग गुरु, योग साधक, योग शिक्षक सुधाकर जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने विषय की शुरुआत करें। सुधाकर जी, धन्यवाद। शाश्वत योग सभा के सभी मेंबर्स और पारिजात के रूप में
विद्यमान हमारे आचार्य, परम आचार्य रमन सर को तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद जैसा कि मेरा टॉपिक है फिजिकल फिटनेस, उस पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। और उससे पहले हमारे वरिष्ठ साथी रहे जिन्होंने गांधी भवन से परिचय कराया, श्री रंजन मगर जी अब हमारे बीच नहीं रहे, तो उनके लिए हम की मौन साधना करते हुए फिर हम अपने करने, तो 1 मिनट के लिए सभी लोग मौन रखेंगे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे श्री रंजन मगर जी को। हरिओम। भजन के लिए डॉक्टर बहन रोहिणी गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम फिजिकल फिटनेस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो फिजिकल फिटनेस के हमारे 3 आयाम हैं, एनाटॉमिकल फिटनेस, फिजियोलॉजिकल फिटनेस और साइकोलॉजिकल फिटनेस। ये 3 आयाम हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे। और उससे भी आगे जाएंगे तो जो आयुर्वेद में हमारी या WHO ने जो होलिस्टिक फिटनेस की परिभाषा दी है, मतलब समदोषा, समदोषी से बात है, पित्त है, कफ है, जिनके ये तीनों दोष समान है। अगर ये तीनों बिगड़ते हैं तो वात से 80 तरीके के रोग, पित्त से 40 तरीके के रोग, कफ से 20 तरीके के रोग हो सकते हैं। उनसे बचने के लिए उसके बाद हम सम अग्नि, 13 तरीके की अग्नि है हमारी, जो 7 धातुओं की अग्नि और 5 जो हमारे पंच महाभूत की अग्नि, और 13वीं जो है 7 5 और 13 जो हमारी जठ अग्नि है, उसको सम रखते हुए समदोषा, समान अग्नि, सम धातु, 7 धातु, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर, ये 7 वो जिनकी सम हो। मलह, मतलब चाहे वो मल, हम यूरिन और मल की बात नहीं करते, मन का मल है। और भी जो हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उनका मल है। ये 5 जो हमारे पंच महाभूत हैं, उनका मल है। जैसे तत्व का मल, हम टॉयलेट जाते हैं, जल यूरिनेशन के लिए जाते हैं, के लिए स्नान करते हैं, वायु तत्व के लिए हम प्राणायाम करते हैं या फ्रेश एयर का सेवन करते हैं, और आकाश तत्व को कम करने के लिए हम अपने जो विचार हैं उनको शुद्ध करते हैं, अपने विचारों को हम और ऊंचाई पे रखते हैं। इस तरीके से अपने उसकी शुद्धि करते हैं। इस तरीके से प्रसन्न आत्मा, आत्मा जिसमें प्रसन्न हो, अंतर्मुखी हूँ और
इनको चलाने वाला जो हमारा मन है वो स्वस्थ हो, सुंदर हो, विचारों से, सुंदर विचारों से वो प्रोत हो। इस तरीके से हम होलिस्टिक फिटनेस की बात करते हैं। तो एनाटॉमिकल फिटनेस के लिए हम बहुत सारी चीजें जैसे वॉक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पर्सनली जो सबसे अच्छा हमारा फिटनेस का वो है योगा के थ्रू हम उस पे बात करेंगे। और उसमें बिना किसी रुकावट के कि जैसे हम अगर शूज डाले हैं या पार्क में करना चाहते हैं तो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ हम फिटनेस के प्रोग्राम को उस पे हम चर्चा करें। तो चर्चा करके हम बल्कि थोड़ा थोड़ा शुरू करा के फिर बीच बीच में बताते रहेंगे और हम इस तरीके से शुरू करते हैं, प्रैक्टिस भी और बात भी करते रहेंगे। तो हम पहले लेग के तरफ से शुरू करेंगे। पहले हम फीमोरल नर्व एंड पैरों के लिए आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। फीमोरल नर्व और लेग की मसल्स के लिए हम इनको फिट रखने के लिए हील को हिप से टच करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से 20 टाइम ये हम शूज डाल के भी कर सकते हैं और मैट पे भी कर सकते हैं। इसमें हम कोई बहाना ना लगा पाए, आराम से अपने फिटनेस को हम कहीं भी रखते हुए मेंटेन कर पाए, इस तरीके से हम करते हैं। जब हम पीछे हील को हिप से टच करते हैं तो हमारी जो सियाटिक नर्व है और आगे हमारी जो फीमोरल नर्व्स है इस पे काम कर रहे हैं। पीछे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स, आगे हमारी ग्रोइंग मसल्स, इन पे हम काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। आगे की तरफ नी को आगे की तरफ ले आते हैं। देखें पूरा सियाटिक नर्व हमारी पूरी तरीके से एक्टिव है। थाई की मसल्स, लेग की मसल्स पूरी तरीके से एक्टिव है। हम इस तरीके से आगे की तरफ, पहले पीछे की तरफ किया, फिर आगे की तरफ। नेक्स्ट हम पैरों को आगे की तरफ ले जाएंगे। जो काफ मसल्स है, एंकल ज्वाइंट्स है, उसको फ्री रखने के लिए या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो हमारी एनाटॉमिकल फिटनेस है हम उस पे अभी ध्यान दे रहे हैं। इस तरीके से मूवमेंट को हम बनाए रखेंगे। ये हमारा वार्म अप का पैटर्न है इस तरीके से। और फिर हम लेग की साइड मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए पैर हमारे वीडियो थोड़ा ठीक कर लीजिए, पूरा नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम लेग को रेज करते हैं साइड में, इस तरीके से। उसके पूरे बॉडी का बैलेंस टो पे, फिर हिल पे, टो एंड हिल, टो एंड हिल। एंकल ज्वाइंट को मजबूत करने के लिए, उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए, उसकी ग्रिप को मजबूत करने के लिए हम ये इसके बाद हम करेंगे नी ज्वाइंट के लिए। नी ज्वाइंट के लिए दोनों पैर में गैप रखेंगे जिनको ये इस तरीके से, जिनको घुटने में कोई दर्द नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों हाथ घुटने के जो पटेला है उस पर रखेंगे और इस तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से 3 to 5 टाइम, 5 to 7 टाइम, जिस तरीके से आपका टाइम अलाउ कर रहा है आपको, उस तरीके से हम नी को मूवमेंट करेंगे। ये हमारा नी ज्वाइंट के लिए हो गया। उसका दोनों हाथ ऊपर करें और मन को रोटेट करेंगे इस तरीके से।
7 टाइम क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम कर रहे हैं। इसके बाद स्पाइन एंड शोल्डर ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। दोनों हाथ को हेड के पीछे लॉक करेंगे, सेम रिपीटेशन इस तरीके से हम रिपीट करेंगे। अपर शोल्डर, शोल्डर ब्लेड को यूज करने के लिए, सर्वाइकल से बचने के लिए या कंधे की मसल्स की मजबूती के लिए इस तरीके से पैर को पास रखेंगे और हाथ को क्रॉस करेंगे, एल्बो बिल्कुल टाइट रखेंगे ऐसे। चेस्ट को पूरा ओपन है, शोल्डर ब्लेड को, शोल्डर की मसल्स पूरी तरीके से यूज करना है ताकि सर्वाइकल की दिक्कत ना हो, ना हो, उनकी मजबूती के लिए हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। चेस्ट को पूरी तरीके से खोलना है। एक बार बायां हाथ ऊपर रहेगा, एक बार दायां हाथ ऊपर रहेगा, इस तरीके से। अब दोनों पैर में गैप रखेंगे और साइड में ले जाएंगे इस तरीके से, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। फिर हम दोनों हाथ से एक साथ करेंगे ऐसे, धीरे धीरे आराम से घुमाएंगे, अंदर भरेंगे 3 to 5 टाइम देंगे। सांस को बाहर छोड़ें, फिर से दूसरी सांस भरेंगे और रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 and 5। ब्रीथ आउट। पेट के पीछे से स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, सर्वाइकल ना हो उससे दूर रखने के लिए, शोल्डर की मसल्स को पूरी तरीके से स्ट्रेंथ देने के लिए, आर्म को पूरी तरीके से फिट रखने के लिए ये स्ट्रेच करते हैं। सौरभ, और इस तरीके से अब हम नेक के लिए ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। देखना, ब्रीद आउट डाउन। सांस अंदर भरेंगे ऊपर की तरफ, सांस छोड़ेंगे नीचे की तरफ। नेक की मसल्स जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, डिस्क है, उनके लिए हम कर रहे हैं। ब्रीद आउट में, ब्रीद इन राइट, ब्रीद आउट सेंटर में, ब्रीद इन लेफ्ट सेंटर में। नेक की मसल्स को रिलैक्स रखते हुए लेफ्ट शोल्डर से लेके राइट शोल्डर तक हाफ सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। रिलैक्स। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, सूर्य नमस्कार में 12 पोज हैं, उनमें भी 7 मेन हैं, बाकी 5 जो है रिपीट होते हैं। तो हम सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में, ध्यान बिल्कुल हृदय चक्र पे। ब्रीद इन करते हुए श्वास अंदर भरेंगे, पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग। ब्रीद आउट डाउन, ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे।
जितना आराम से झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। 4, लेफ्ट लेग पीछे, ध्यान आज्ञा चक्र पे। 5, ध्यान द्वि चक्र पे, गले पे रखेंगे। 6, साष्टांग पोज या रैबिट पोज इस तरीके से कर सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल लगे। 7 पे, 8 माउंटेन पोज, 9 लेफ्ट लेग को आगे ले आएंगे दोनों हाथ के बीच में। 10 दोनों पैर एक साथ। 11 breathing up। 12 relax। Same other side। 1 2 3 breathe out down। 4 normal breathe। 5 balancing pose या mountain pose। 6 साष्टांग पोज या रैबिट पोज। 7 भुजंगासन। 8 माउंटेन पोज। 9 10 11 12। इस तरीके से हम सूर्य नमस्कार के रिपीटिशन को बढ़ा सकते हैं। शुरू में हम 3 से 5 बार रिपीट करेंगे, फिर और ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? हाँ जी सुधाकर जी, आवाज आ रही है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? हाँ जी आ रही है जी, क्लियर आवाज। थैंक यू। अब बैठ के करेंगे। बैठ के पैर के लिए सूक्ष्म व्यायाम। पैर के अंगुली अंगूठे को चलाएंगे। जैसे शुगर पेशेंट में पैर के अंगूठे या अंगुलियां काटनी पड़ जाती हैं क्योंकि उनमें सर्कुलेशन कम हो जाता है, या शुगर पेशेंट में सुन्नपन आने लगता है, तो पैर के अंगुली अंगूठे को चलाएंगे। फिर एक पैर को आगे एक पैर को पीछे, काफ मसल्स को पूरी तरीके से एक्टिव करने के लिए। एक पैर को आगे एक पैर को पीछे, इस तरीके से। फिर दोनों पैर को आगे दोनों पैर को पीछे। सर्कल बनाएंगे, इसको इधर से सर्कल बनाएंगे ऐसे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, काफ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, नी ज्वाइंट को फ्लेक्सिबल करने के लिए, एंकल ज्वाइंट को फ्लेक्सिबल करने के लिए। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करेंगे। हिप ज्वाइंट को फ्री रखने के लिए, थाई पे जो एक्स्ट्रा फैट होता है, इनर थाई अपर थाई, उसको हटाने के लिए, कमर पे एक्स्ट्रा फैट होता है उसको हटाने के लिए, हिप ज्वाइंट को फ्री रखने के लिए हम इस आसन को या इस सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे। पूरी तरीके से हमारे हिप ज्वाइंट को खोल देता है। पैर को और पास रखेंगे।
रिलैक्स। अब करेंगे हम पवन मुक्त आसन, या उससे पहले हम जानू मतलब पैरों की मजबूती के लिए जानू सिरासन करेंगे। हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस अंदर भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए इतना झुक सकते हैं। स्पाइन, पीठ को मजबूती देने के लिए, पेट की कोर मसल्स को मजबूती देने के लिए, मेटाबॉलिक रेट को अच्छा करने के लिए हम आगे की तरफ झुकेंगे और नोज को नी से टच करने की कोशिश करेंगे। तीन से 5 बार रिपीट करेंगे एक साइड में, फिर दूसरे साइड में। अगर कमर में दर्द है तो इसको नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, नहीं तो दूसरी तरफ पैर को बदल के करेंगे। दोनों पैर से एक साथ करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। सांस को अंदर भरेंगे, पूरा ऊपर स्ट्रेच करें, लंग्स को पूरी तरीके से एक्टिव करें, सांस को बाहर छोड़ें, पेट को अंदर खींचते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ झुकते हुए, पेट की मसल्स को एक्टिव करते हुए आगे झुकेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथ को हिप के पास रखेंगे या कमर के पास रखेंगे। अभी हमने आगे झुकने वाले आसन की, अब हम इसको रिलैक्स करेंगे और पीछे की तरफ झुकाएंगे। आराम से यहाँ कर सकते हैं तो इधर करेंगे। दो से 3 बार रिपीट करेंगे। अगर यहाँ से करने में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो पैर को मोड़ के यहाँ से रिलैक्स। अब हम लेट के करेंगे, लेटेंगे, पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों को हम करेंगे, करेंगे। सबसे पहले साइकिलिंग करेंगे इधर से। अगर गर्दन में दिक्कत है, सर्वाइकल है, तो गर्दन नहीं उठाएंगे, नहीं तो हम पूरा इसको यूज करेंगे इस तरीके से। आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। रिलैक्स। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। एक पैर को मोड़ेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, थाई से पेट को दबाते हुए नोज को नी से टच करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ से। 3 से 5 बार रिपीट करेंगे। रिलैक्स। दोनों पैर से एक साथ करेंगे और रोलिंग भी करेंगे तरीके से। रिलैक्स। अभी हमने स्पाइन को आगे की तरफ बेंड किया या पेट की तरफ बेंड किया। अब हम इसको पीठ की तरफ बेंड करेंगे इधर से।
मोड़ेंगे, बंध आसन। एंकल ज्वाइंट को पकड़ेंगे, अगर पकड़ में आ रहा तो हाथ को यहाँ पास में रखेंगे, कमर के पास या पैर के पास, और सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाना है। जब ऊपर उठा लेंगे सांस को सामान्य कर लेंगे। दो से तीन बार है। खड़े होकर एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए किया। लेट के हम अपने फिजियोलॉजिकल जो हमारी नर्व्स हैं, वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, मसल्स हैं, हम उनको मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। इस तरीके से अब हम अपने स्पाइन के वर्टिब्रा को खोलने के लिए, कमर के दर्द को दूर करने के लिए, पीठ के दर्द को दूर करने के लिए दोनों पैर को मोड़ेंगे और मरकट आसन करेंगे। इस तरीके से नीज दूसरी तरफ, नेक दूसरी तरफ। कमर के दर्द को दूर करने वाला, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने वाला, शोल्डर की मसल्स को मजबूत बनाने वाला ये आसन है। पूरी तरीके से हम इसको रिपीट करेंगे। इसके और भी वेरिएशन है। दोनों पैर में गैप रखते हुए हम इसको रिपीट कर सकते हैं इस तरीके से। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे तान आसन। दोनों हाथ को लॉक करना है। सांस को बाहर छोड़ेंगे, दोनों पैर को एक साथ रखेंगे, दोनों हाथ को लॉक करके ईयर और हेड से टच करते हुए पूरे बॉडी को तानना है। हम तानेंगे, पूरे बॉडी को एक सिंगल लाइन में खींचना है। पूरा खींचेंगे। नेवल हमारा सेंटर पॉइंट है। नेवल से नीचे के हिस्से, पैर और कमर को नीचे की तरफ, हाथ, कंधे, गर्दन और सर को ऊपर की तरफ पूरी तरीके से सांस बाहर छोड़ के खींचेंगे। जिस तरीके से हम गाड़ी का अलाइनमेंट कराते हैं, उसी तरीके से जो 80% पेन है हमारे, वो हमारे गलत पोस्चर में बैठने, उठने या सोने जागने से होते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पोस्चर को सीधा करने के लिए तान आसन करते हैं। इसको तानना है, अपने पोस्चर को बिल्कुल सीधा करना है, अलाइनमेंट करना है बॉडी का, कि हम पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकें। जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो हमारा कोच है, वो सही है। रिलैक्स। श्वास को सामान्य करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अब हम पेट के बल लेटेंगे। अभी पीठ के बल लेटने वाले कुछ आसन किए, अब हम पेट के बल लेट के करेंगे। बाईं तरफ से करवट में श्वास को सामान्य करेंगे। कोरोना जैसी बीमारी ने इस पोजीशन का सबसे ज्यादा उपयोग हमें सिखाया। प्रोन पोजीशन या हम बाल आसन में भी विश्राम कर सकते हैं। इस तरीके से मात्र लेटने से जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है, वो 25 से 30% अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। हमारे लंग्स पूरी तरीके से एक्टिवली कार्य करने लग जाते हैं। इस तरीके से हम अपनी सोच को बदलेंगे। रिलैक्स
मकर आसन। दोनों हाथ को इस तरीके से रखें, हाथ के ऊपर फेस को रखेंगे, एक एक पैर को चलाएंगे, हील को हिप से टच करने की कोशिश करेंगे आराम आराम से। पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से एक साथ। कमर के दर्द को दूर करने वाला, पैर के दर्द को दूर करने वाला, वायु विकारों को दूर करने वाला ये आसन है। कहीं पे भी धक्का नहीं लगाना है, आराम से करेंगे, कंफर्टेबली करेंगे। ये हम अपने फिजियोलॉजिकल जो हमारा फिटनेस है उसको इंक्रीज करने के लिए हम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे शलभ आसन। दोनों हाथ को थाई के पास या थाई के नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे। जितनी देर सांस अंदर, पैर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। साटिका पेन के लिए, पीठ के दर्द को दूर करने के लिए, कमर के दर्द को दूर करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम आसन है शलभ आसन। पैरों की मजबूती के लिए, हिप ज्वाइंट, हिप की मसल्स को मजबूत करने के लिए ये सबसे अच्छा आसन है। रिलैक्स। और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप दोनों पैर से कर सकते हैं। अभी नए हैं तो दोनों से नहीं करेंगे, थोड़ा कमर में भारीपन आता है। रिलैक्स। अब हम करेंगे भुजंग आसन। लंग्स की मजबूती के लिए, हाथ की मसल्स की मजबूती के लिए, कंधे की मजबूती के लिए, और गले में हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए भुजंग आसन। सांस भरेंगे और ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। जितनी देर सांस अंदर रुकेगी उतनी देर ऊपर देखना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए फिर से ऊपर। एक बार और रिपीट करेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैर को मोड़ेंगे। एंकल ज्वाइंट पकड़ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हाथ को जैसे बोट पोज बनाते हैं उस तरीके से करना है, ऐसे पकड़ेंगे। सांस अंदर भरते हुए पैर को बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करेंगे और थाई और शोल्डर को पूरी तरीके से ऊपर उठाना है। रिलैक्स। 2 से 3 बार इसको रिपीट करेंगे। दोनों हाथ को लॉक करेंगे। अब हम उल्टा बोट बनाएंगे। सांस को बाहर छोड़ के पहले तानना है। इधर से पेट के बल लेट के भी हम तान आसन करेंगे। सांस बिल्कुल बाहर छोड़ेंगे, हाथ को आगे, हाथ कंधे गर्दन को ऊपर की तरफ, पैर कमर को नीचे की तरफ। नेबल हमारा सेंटर पॉइंट है। नेबल से ऊपर के हिस्से को ऊपर, नीचे के हिस्से को नीचे, पूरी तरीके से स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करते हुए, ब्रीथ को इन करते हुए दोनों तरफ से ऊपर उठाना है। रिलैक्स। 2 से 3 बार रिपीट करना है। और अब हम बैठेंगे, स्ट्रेच करते हुए बॉडी को बैठ जाएं। अगर घुटने में दर्द नहीं है तो हम वज्रासन करेंगे। ये अकेला आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है और खाने को बहुत
शीघ्रता के साथ पचाने में हेल्प करता है। ऐसे मात्र बैठने से हमारी जो जठराग्नि है वो तेज हो जाती है और खाना शीघ्रता से पच जाता है, वो फैट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और इस तरीके से हम इसको रिपीट करेंगे। थोड़ी देर शांत भाव से बैठेंगे। मात्र एक अकेला आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। अब यहाँ से एक एक आसन हम फॉरवर्ड बेंडिंग के, एक बैकवर्ड बेंडिंग के बैठने वाले हम लोग करेंगे। यहाँ से एक मंडूक आसन करेंगे और जिनको बैठने में इस तरीके से दिक्कत है वो रैबिट पोज कर सकते हैं, नहीं तो हम मंडूक आसन करेंगे। राइट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, इसका जो अंगूठे का लास्ट वाला भाग है नेवल पे लगाएंगे। लेफ्ट हैंड से प्रेस करेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। शुगर को कम करने के लिए, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए, पेट की मसल्स को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। अब हम एक पीछे की तरफ बेंड करने वाला, अभी हमने आगे बेंड किया, दोनों पैर को आगे से खोलेंगे। अब हम करेंगे कैमल पोज उष्ट्रासन, जो हमारे कंधे की मसल्स, लंग्स को पूरी तरीके से अच्छा करने वाला, स्पाइन को अच्छा करने वाला, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स को अच्छा करने वाला आसन है। रिलैक्स। अब हम लोग बैठ जाएं, किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके, जिसमें आप आसानी से बैठ पाएं, चेयर पे बैठ पाएं, बेड पे पीठ टिका के बैठ जाएं, या आप आराम से बैठ सकते हैं। तो किसी भी कंफर्टेबल पोज में आपको ध्यान सिर्फ रखना स्पाइन, नेक, हेड हमारा एक सीध में हो, बिल्कुल सीधा हो। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, पूरा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पूरा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। मन को शांत करने के लिए, या अभी जो हम आसन किए हैं या कुछ व्यायाम किए हैं उनसे जो हमारी श्वास का रेट बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, हार्ट बीट बढ़ी हुई है, उसको सामान्य करने के लिए, जो रेस्पिरेशन रेट को सामान्य करने के लिए, हार्ट बीट को सामान्य करने के लिए हम पूरी तरीके से रिलैक्स डीप ब्रीथ करेंगे। शरीर को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए पूरा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पूरा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। जुड़ जाएं अपने श्वास के साथ, अपने आप के साथ, पूरी चेतनता के साथ। अभी हमने एनाटॉमिकल टर्म्स की बात की, खड़े होके। फिजियोलॉजिकल टर्म्स जो मसल्स हैं या नर्व्स हैं उनके लिए हमने लेट के किया, पेट के बल, पीठ के बल, आगे झुकने वाला, पीछे झुकने वाला। अब हम अपने साइकोलॉजिकल टर्म्स की बात करेंगे, पूरी तरीके से रिलैक्स होके, मन मस्तिष्क को बिल्कुल शांत करके। जो हमारा आकाश तत्व है वो बहुत एक्टिव हो गया है, उसको शांत करेंगे। जो मन के विकार हैं उनको दूर करने के लिए पूरी तरीके से फोकस अपने श्वास पे, अलर्ट होके। जैसे ही कोई विचार आ रहा है, कोई सोच आ रही है, तो आप समझ जाएं कि आपका मन आपके शरीर के पास नहीं है, आपके पास नहीं है। वो जिन विचारों में खोया हुआ है वहाँ पे है। आपका शरीर सिर्फ यहाँ है, मन यहाँ नहीं है। तो
तो ये चेक रखेंगे, अपने आप से चेक करते रहेंगे कि कोई विचार आ रहा है तो हम यहाँ पे नहीं है। अपने मन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, शरीर के पास लाने की कोशिश करेंगे। जो मन का घर है हमारा आज्ञा चक्र, वहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे मन को। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको श्वास पे लगा दें, श्वासों पे गिनती पे लगा दें, श्वास को आने जाने पे लगा दें। जैसे जैसे हम श्वास भर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन, पॉजिटिव एनर्जी, या जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें आपका सहजता से ध्यान लगता है, उनके द्वारा प्रदत्त की गई पॉजिटिव एनर्जी, चाहे वो भगवान शिव जी हो, बालाजी हो, माता रानी हो, वाहे गुरु हो, या गॉड हो, अल्लाह हो, जिनमें भी आप, उनके द्वारा प्रदत्त की गई पॉजिटिव एनर्जी हर श्वास के साथ प्रत्येक सेल को एनर्जाइज कर रही है। उसके अंदर जो निगेटिव एनर्जी है उसको बाहर जाती हुई श्वास के थ्रू बाहर कर रही है। बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके थ्रू जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं, वो हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ हमारे शरीर से बाहर जा रहा है। हर श्वास के साथ अंदर आती हुई श्वास के साथ फ्रेश एनर्जी, स्फूर्ति, चेतना हमारी बढ़ रही है, परिष्कृत हो रही है, विचार हमारे और पॉजिटिव हो रहे हैं, बुद्धि हमारी, जो बुद्धि के अंदर संयस है, डाउट्स है, वो क्लियर हो रहे हैं। हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ हमारे जो हार्ट के अंदर नेगेटिविटी है, जो बॉडी के अंदर भारीपन है, वो खत्म हो रहा है। शरीर पूरा हल्का हो रहा है, मन पूरी तरीके से हल्का हो रहा है। अब हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती जैसे हमारे पूर्व के आचार्यों ने बहुत सारा उसको विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया, हम उसमें ना जाके सिर्फ उसके भाव को हम लेंगे। कपाल भाती सेम तरीके से करेंगे, लेकिन भाव अपने 3 जगह चेंज करेंगे। पहले हम सांस को लेने पे कोई ध्यान नहीं होगा, श्वास को हम फोर्सफुली थ्रो करेंगे। श्वास को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर खींचना, सांस को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर, सांस को बाहर फेंकना है। एक बार देखेंगे। इस तरीके से हम करेंगे और ध्यान हमारा पेट पे होगा। जो भी आप अगर पूरा 100 स्ट्रोक करते हैं, 30 स्ट्रोक करते हैं, तो उसमें 3 भाग बना लें। अगर 30 करते हैं तो 10 स्ट्रोक तक आपका ध्यान पेट पे होगा। पेट के अंदर जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनी है, स्प्लीन है, ये पूरी तरीके से स्वस्थ हो रही है। इस तरीके की भाव रखना, आपको इस तरीके की भावना रखनी है। पूरा ध्यान आपके पेट पे है। मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है, स्वादिष्टान चक्र एक्टिव हो रहा है, मणिपूरक चक्र एक्टिव हो रहा है। पूरी तरीके से सहजता के साथ करेंगे, भाव को पेट पे बनाए रखेंगे। क्रिया वही रहेगी, श्वास को बाहर फेंकना, पेट को अंदर खींचना। अब ध्यान हम अपने चेस्ट पे लगाएंगे। ये हम अपना साइकोलॉजिकल जो टर्म है, जो हमारे फिटनेस का एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, अब हम साइकोलॉजिकल पे ध्यान दे रहे हैं। तो जो हमारा चेस्ट का भाग है, वहां पे ध्यान को केंद्रित करेंगे या भाव को पक्का करेंगे। यहाँ पे हमारा हार्ट, लंग्स, लीवर राइट साइड में, गॉल ब्लैडर यहाँ पे राइट साइड में नीचे ही लीवर से जुड़ा हुआ है, पैंक्रियाज, जो स्टमक है, खाने की थैली है, उस पे ध्यान फोकस करेंगे पूरी तरीके से। रिब्स हमारी है, थोरेक्स वर्टिब्रा है, उस पे ध्यान फोकस करेंगे कि हम अपने हार्ट को
स्वस्थ कर रहे हैं, अपने लंग्स को स्वस्थ कर रहे हैं। क्रिया वही है, आप कपालभाति ही कर रहे हैं, लेकिन अब ध्यान आपने दूसरी जगह, भाव को जो है आपने दूसरी जगह पक्का किया हुआ है कि अब हम इन आर्गन को ठीक कर रहे हैं। इसके बाद अब हम गले से ऊपर के हिस्से पे हम अपने भाव को पक्का करेंगे। क्रिया वही रहेगी। पूरी तरीके से हम अपने बाएं मस्तिष्क को सक्रिय कर रहे हैं। बायां मस्तिष्क हमारे इमोशंस को, जो भी कार्य करना होता है उसके डायग्राम को बनाता है, रेखा चित्र को बनाता है। दायां हिस्सा पूरी तरीके से एक्टिव मोड में उस पे काम करता है, उसको पूरा करता है। तो इस तरीके से हम अपने मस्तिष्क पे फोकस करेंगे। क्रिया हमारी सेम रहेगी, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो पूरी तरीके से आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पे होगा। इससे पहले जब हम चेस्ट पे कर रहे थे तो हमारा अनाहत चक्र और गले में विशुद्धि चक्र पे ध्यान केंद्रित था। पूरी तरीके से अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है, ब्रेन सेल को एक्टिवेट करना है और अपने आज्ञा चक्र को, आकाश तत्व को पूरी तरीके से एक्टिवेट करना है, ताकि हम साधना में या जो हमारी ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी हो। एक ही जो क्रिया है कपालभाति की, प्राणायाम न कह के ये सत्कर्म की हमारी क्रिया है, उसके थ्रू हम अपने इंटरनल ऑर्गन को किस तरीके से स्वच्छ रख सकते हैं, किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपने भाव को चेंज करके मूलाधार चक्र को, स्वादिष्टान चक्र को, मणिपूरक चक्र को, अनाहत चक्र को, विशुद्धि चक्र को, आज्ञा चक्र को, सहस्रार चक्र को। टाइम का कोई इशू नहीं है सर ना, अभी 10 मिनट तो हैं अपने पास। हेलो जी सुधाकर जी, हाँ समय तो वैसे लगभग है हमारा, लेकिन अभी अगर आप चाहें तो 5-10 मिनट और ले सकते हैं। 5 मिनट का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके। चाहे अनचाहे हम रोज कलर थेरेपी, टाइम शार्ट है, मैं बहुत थोड़े टाइम में अपना व्याख्यान देना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। तो हम थोड़ी देर कलर पे 5 मिनट के लिए बात करेंगे। मूलाधार चक्र हमारा रेड कलर पे फोकस करते हैं। जो रेड कलर हमारा पॉजिटिव कलर है, हमारे बॉडी में ब्लड के फ्लो को, बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को, नेगेटिव थॉट्स को, डिप्रेशन को दूर करने वाला कलर है। हम मूलाधार चक्र पे ध्यान करके या इस तरीके के रेड कलर के कपड़े पहन के या कमरे का रेड कलर करके हम इस तरीके से डिप्रेशन से बाहर आते हैं या पॉजिटिविटी की तरफ हम मूव करते हैं। उससे ऊपर हमारा स्वादिष्टान चक्र भी बिल्कुल पॉजिटिव कलर है। ये भी हमारे ब्लड के फ्लो के लिए, मसल्स को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, ज्वाइंट को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, साथ ही साथ जो हमारा माइंड है उसको स्मूथ करने के लिए। इसलिए देखेंगे पहले के जो संत महात्मा होते थे उनका कलर जो गेरुआ या ऑरेंज कलर का है, वो स्मूथनेस, इजिली हमें गॉड की तरफ अग्रसर कर देता है। ये इस तरीके का कलर है, पॉजिटिव कलर है और हमें पूरी तरीके से पॉजिटिविटी, निगेटिविटी से, डिप्रेशन से या हम एंजाइटी में होते हैं उससे दूर करने वाला ये कलर है। इसके बाद मणिपूरक चक्र, फायर येलो, जो फायर का कलर है उस तरीके का है, ये भी पॉजिटिव कलर है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने में, माइंड को शार्प करने में, फैट को बर्न करने में और पूरी तरीके से अलर्ट रहने में हमें मदद करता है। अनाहत चक्र जिसका कलर ग्रीन बताया गया है, ग्रीन न्यूट्रल कलर है, इसलिए यहाँ देखेंगे जो हमारे आर्गन है, हार्ट है, अगर न्यूट्रल अवस्था में, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट हो, अगर ज़्यादा होता है तो कहते हैं इसका हार्ट रेट बढ़ गया है या बीपी बढ़ गया है, अगर कम है तो कहते हैं लो बीपी हो गया है या पल्स डाउन आ रही है, अगर लंग्स हैं, श्वास तेज चल रहा है तो कहते हैं अस्थमा है,
कम हो गया तो कहते हैं सांस की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, इसको ऑक्सीजन लगाओ। ऐसे ही थायरॉक्सिन हार्मोन है, अगर ज़्यादा कर देता है तो हमें हाइपर, और अगर कम स्राव करता है तो हाइपोथायरॉक्स या मोटापा बढ़ने लगता है। इस तरीके का अगर लीवर है पित्त को ज़्यादा छोड़ देता है तो पूरी तरीके से हमारे शरीर के अंदर स्किन खराब होने लगते हैं, बाल खराब होने लगते हैं, पित्त गर्मी बढ़ जाता है। अगर कम स्राव करता है तो फैट बढ़ने लग जाता है। ऐसे ही जो हमारा पैंक्रियाज है, लैंगरहैंस सेल के थ्रू इंसुलिन को कंट्रोल करता है, वो अगर ज़्यादा स्राव कर देता है तो हमारे बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है या फैट बर्न हो जाता है, और कम है तो शुगर बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी हमारे आर्गन हैं वो न्यूट्रल अवस्था में अगर कार्य करते हैं तो हमें स्वस्थ की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे गले में हमारा विशुद्धि चक्र है, इसका कलर नीला है, शांत कलर है। अगर हम बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं या हाई फील कर रहे हैं, सॉरी, बहुत ज़्यादा हम अग्रेसिव फील कर रहे हैं, हाई बीपी रहता है, बहुत ज़्यादा हम लोगों पे रिएक्ट करते हैं या मिसबिहेव करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्लू कलर का सजेस्ट किया जाता है या ब्लू कलर पे ध्यान करते हैं तो वो हमें कूल की तरफ ले आता है, थोड़ा ठंडक की तरफ या शांत चित्त की तरफ लाता है। ऐसे ही आज्ञा चक्र हमारा बिल्कुल इंडिगो कलर है, स्काई का कलर, जो मानव मस्तिष्क है उसका जिस तरीके से आकाश का कोई ओर छोर नहीं अनंत है, उसी तरीके से मानव मस्तिष्क है। हम कंप्यूटर को कहते हैं कि एक बार में 100 काम 1000 काम कर सकता है, लेकिन उसको भी बनाने वाला मानव मस्तिष्क है। हम इसमें से जितना ज़्यादा निकाल पाते हैं उतना हम इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसके बाद जो है हमारा सहस्रार चक्र, उसका कलर वायलेट है। वायलेट अनावश्यक ही अपनी तरफ हमें आकर्षित कर लेता है, सारी तरफ से हमारे ध्यान को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेता है, जो भगवान शिव का कलर बताया गया है, जो हमेशा महासमाधि में महा आनंद में रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, सब कुछ ध्यान भी रखते हैं लेकिन वो ध्यान मग्न भी रहते हैं। तो इस तरीके से वायलेट कलर है। हम बहुत शॉर्ट में अपने कलर थेरेपी को भी जानने की कोशिश किया है साइकोलॉजिकल टर्म के थ्रू, कि हम किस तरीके से अपने चक्रा के थ्रू या अपने कलर थेरेपी के थ्रू अपने मनोवैज्ञानिक भावों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा संक्षेप में ही मैंने जो फिजिकल फिटनेस के टर्म को छूने की कोशिश की है। बाकी अगर कोई भूल चूक हो तो शाश्वत योग सभा के सभी पार्टिसिपेंट से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और इसी के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना देर तक आपने सुना। थैंक यू रोशन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी इतने सुंदर सत्र के लिए। और आपने बहुत ही सहज तरीके से योग और फिटनेस जो विषय था उसका एक शारीरिक पक्ष आपने एक तरह से रखा, और बाद में आपने इस थेरेपी के माध्यम से हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि भी देने का प्रयास किया है। तो बहुत अच्छा सत्र रहा। अगर किसी का भी कोई प्रश्न हो अभी इस विषय से संबंधित तो उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं।